नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप और आपका परिवार बिल्कुल स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना वैश्विक महामारी की वजह से पूरे वर्ल्ड की चाल धीमी हो चुकी है, जिससे आपकी तैयारी के ऊपर भी फ़र्क पड़ रहा है। तो इसीलिए आपकी तैयारी को एक रफ्तार देने के लिए हम आपके लिए क्लासेस लेके आ रहे हैं। तो आज हम अपनी पहली क्लास शुरू करते हैं फिज़िक्स की। फिज़िक्स की पहली क्लास शुरू करते हैं और चैप्टर शुरू करेंगे हम अपना लाइट चैप्टर से शुरुआत करेंगे। लाइट एक ऐसा चैप्टर है जिसके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। लाइट को हिंदी में लिख लीजिए प्रकाश। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा कि प्रकाश क्या होता है। सबसे पहला क्वेश्चन कि प्रकाश क्या होता है, बताइए, सोचिए प्रकाश के बारे में। चलो, प्रकाश, अगर मैं इसको आपको इन शॉर्ट डिफाइन करूं कि प्रकाश क्या है, जो भी चीज़ आपको देखने में मदद कर रही है उसको मैं क्या बोलता हूँ, लाइट बोलता हूँ। अब सूरज है, सूरज की तरफ से किरणें आती हैं। सूरज है, सूरज की तरफ से काफ़ी सारी किरणें पृथ्वी की तरफ आती हैं, जिनकी वजह से आपको दिखाई देता है। अगर ये लाइट ना हो, पूरे उसमें क्या होगा, पूरे विश्व में, यूनिवर्स में क्या होगा, अंधेरा छा जाएगा। ठीक है, पूरे विश्व में अंधेरा छा जाएगा। इसीलिए लाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि ये आपको देखने में मदद करती है। तो पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे, जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है हम वो सारे के सारे टॉपिक करेंगे। और अगर किसी टॉपिक को ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत होगी उसको डिटेल में पढ़ेंगे, और किसी टॉपिक को अगर कम डिटेल की ज़रूरत होगी तो उसको कम डिटेल में पढ़ेंगे, ताकि ज़्यादा टाइम हमारा बर्बाद ना हो। जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे इसको। तो सबसे पहले लाइट के अंदर ही अपना सबसे पहला टॉपिक आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। अब सबसे पहला क्वेश्चन यही आपके दिमाग में आया होगा कि रिफ्लेक्शन क्या भला है, क्या भला है परावर्तन। तो ज़रा एक बार थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि क्या चीज़ है, आप इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो चलो, मान लीजिए मेरे पास एक हाथ में बॉल है, कोस्को की रबड़ की बॉल है, और उसको मैंने क्या किया, दीवार पे एक बार जोर से मार दिया। उस बॉल को दीवार पे जोर से मार दिया तो क्या होगा, बॉल जो है वो क्या होगी, बॉल मेरे पास वापस आ आएगी, बॉल मेरे पास एकदम से वापस आ जाएगी। तो उस बॉल ने दीवार से लगने के बाद क्या किया, बाउंस किया। बॉल ने दीवार से लगने के बाद क्या किया, बाउंस किया, और बॉल जो है वो क्या हुई है, वापस से मेरे हाथों में आई है। यानी कि जिस तरफ से गई थी उसी तरफ वो वापस आई है। तो बॉल ने क्या किया है, बाउंस बैक किया है। तो यही चीज मैं रिफ्लेक्शन को डिफाइन करने के लिए भी लगा सकता हूं। तो अब अगर रिफ्लेक्शन मेरे को डिफाइन करने इसी तरीके से कि बाउंस बैक केस से, तो मैं क्या कहूंगा कि अगर कोई प्रकाश बाउंस बैक हो जाए, कब, बॉल कब वापस हुई थी, कब वापस आई थी, टकराने के बाद, यानी कि आफ्टर कोलिजन लिख रहा हूं अभी, लेकिन इसको कोलिजन नहीं बोलेंगे, ठीक है, आफ्टर कोलिजन। तो क्या होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन नाम दे देंगे। तो जैसे कि अभी समझना, ये मैं एक प्लेन मिरर बना रहा हूं, प्लेन मिरर। ये प्लेन मिरर वो है जो आपके घरों में लगा होता है, जिसमें आप सुबह सुबह अपना चेहरा देखते हैं उठते ही, और बाल वगैरह संवार के आप अपना बाहर निकलते हैं। तो ये वही मिरर है, प्लेन मिरर। ये नीचे जो मैंने ये लाइनें लगाई हैं, इसका मतलब है ये वाली साइड इसकी पॉलिश की हुई है, और उधर से हम इसमें कुछ देख सकते हैं। उधर से हम क्या देख सकते हैं, कुछ भी, जो भी हमें देखना हो, या फिर अपना चेहरा वगैरह देखना हो, वो आप देख सकते हैं। अब मैंने एक छोटी सी लाइट की किरण को इस शीशे पे मार दिया, शीशे पे गिरा दिया, तो ये टकरा के क्या होगी, उसी तरफ वापस चली जाएगी। उसी तरफ कहने का मतलब क्या, जिस तरफ से आई है वहां नहीं, मतलब उसी मीडियम के अंदर, उसी वातावरण में वो लाइट रहेगी। यानी कि अगर ये मीडियम, मैं इसको एक मीडियम है, इसको माध्यम बोल देते हैं। अगर ये हवा है तो ये हवा में ही वापस चली जाएगी। अगर ये मैं पानी के अंदर ये एक्सपेरिमेंट करता तो वो पानी के अंदर ही टकरा के वापस से वो क्या होती, ये रे रहती, ये किरण थी। अब मैं इस किरण को, जो किरण मेरी आई है टकराने से पहले जो किरण मेरी आई है, इस किरण को मैं नाम देता हूं इंसिडेंट रे। हिंदी में इसको कहेंगे आपतीत किरण। हिंदी में इसको कहेंगे
आपतित किरण, और ये जो टकराने के बाद मेरी जो रे बाहर की तरफ गई है, किरण जो बाहर की तरफ गई है, इसको मैं नाम देता हूं रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तन किरण। इसको नाम देते हैं परावर्तन किरण। ठीक है। अब जिस पॉइंट पे ये हमारी इंसिडेंट रे इस शीशे से टकराई है, प्लेन मिरर से टकराई है, प्लेन मिरर यानी कि समतल दर्पण, समतल दर्पण से टकराई है, उस पॉइंट पे अगर मैं एक 90 डिग्री के एक इमेजिनरी लाइन बना दूं, एक इमेजिनरी लाइन बना दूं, तो उसको मैं नाम देता हूं नॉर्मल, और हिंदी में आप इसको बोल सकते हैं अभिलंब। अभी के लिए सारे के सारे पॉइंट्स आप समझते चलिए, और इनका जो यूज़ होगा वो आप आगे जाके समझेंगे। इसको मैंने नाम दे दिया नॉर्मल, और इसको मैं डिफाइन करूंगा एन से। तो ये सारे के सारा कॉन्सेप्ट होता है आपका रिफ्लेक्शन का। अब इसमें थोड़ा सा एंगल और लेके आते हैं। ये जो आपकी इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे आपकी मिरर से टकराई, मिरर के साथ हमने क्या बनाया, नॉर्मल बनाया, एक अभिलंब बनाया है। इस अभिलंब और इंसिडेंट रे के बीच का ये जो कोण बना, एंगल बना, इसको मैंने नाम दिया आई से, इसको नाम दिया आई से। और ये जो मेरे रिफ्लेक्टेड रे है, इसके और अभिलंब के बीच में, इस रे के बीच में और इस अभिलंब के बीच में जो एंगल बना, उसको मैंने नाम दिया आर से। ठीक है। आई को मैं डिफाइन कर देता हूं वही सेम इंसिडेंट एंगल, और आर को डिफाइन कर देते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल, यानी कि परावर्तन कोण और आपतन कोण। ठीक है। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अब इसके कुछ नियम हैं, कुछ लॉज हैं, वो लॉज देखते हैं, रिफ्लेक्शन के लॉज क्या हैं। तो हेडिंग डाल दीजिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तन के सिद्धांत, परावर्तन के सिद्धांत। तो इसके मेनली दो सिद्धांत हैं, तो वो सिद्धांत लिखिए। सबसे पहला सिद्धांत क्या कहता है, ये जो आपकी इंसिडेंट रे है, ये जो आपकी इंसिडेंट रे है, आपका नॉर्मल है, और ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये सभी के सभी कहां पे होंगे, सेम प्लेन में होंगे। ये सभी के सभी लाई करेंगे कहां पे, एक सेम प्लेन में लाई करेंगे। ठीक है। और सेकंड जो है इसका नियम, वो क्या कहता है, ये जो एंगल आई है और ये जो एंगल आर है, ये आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो ये दो नियम हैं जो आपके किसके हैं, रिफ्लेक्शन के, परावर्तन के, ये दो नियम हैं। अब इसमें एंगल आई और एंगल आर, यानी कि अगर ये एंगल 20 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना होगा, 20 डिग्री। ये एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना होगा, 30 डिग्री। यानी कि जितने एंगल पे लाइट पड़ी है उतने ही एंगल पे लाइट टकरा के वापस जाएगी, उतने ही एंगल पे लाइट टकरा के वापस जाएगी। अब यहां से कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं। अब ज्यादातर जो आपके वनडे एग्जाम है उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन HSSC आजकल क्या कर रहे हैं, न्यूमेरिकल्स पूछना शुरू कर रहे हैं। अभी पीछे जो भी एग्जाम हुए उनमें एक एक दो न्यूमेरिकल फिजिक्स से देखने को मिला है। तो एक दो छोटे छोटे से न्यूमेरिकल करते हैं। लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। चलो एक चीज और थोड़ी सी एक्सप्लेन करता हूं मैं। अब मान लीजिए चलिए एक बात बताइए, सबसे पहले मुझे एक बात बताइए, न्यूमेरिकल तो बाद में करेंगे। मेरा क्वेश्चन ये है कि किसी भी रे को टकरा के वापस जाने के लिए, यानी कि रिफ्लेक्ट होने के लिए कैसे सरफेस की जरूरत होगी, एक स्मूथ सरफेस होगा या फिर एक खुरदरे सरफेस पे भी, रफ सरफेस पे भी काम किया जा सकता है, मतलब रफ सरफेस भी उसको रिफ्लेक्ट कर देगा। सबसे पहला क्वेश्चन तो है ये, बताइए। चलो स्मूथ सरफेस यानी कि मिरर, क्या आपने वो लिया था एग्जांपल, तो मिरर से क्या हुआ, एक ये रे ये आई, एक रे ये आई,
और ये टकरा के क्या होंगी, बाउंस बैक हो जाएंगी, होंगी। ये तो हो गया स्मूथ सरफेस का एग्जांपल। रफ सरफेस की अगर बात करूं, रफ सरफेस जो कि उबड़ खाबड़ सरफेस है, ये मान लीजिए कि ये कोई भी सरफेस हो गया, ये कोई भी सरफेस हो गया। अब मैं क्या करता हूं, दो रे ऑफ लाइट पैरेलल रे ऑफ लाइट ड्रॉ करता हूं, ये लो, ठीक है। ये पैरेलल रे ऑफ लाइट मैंने टकरा दी इससे, इंसिडेंट रे आई है दोनों की दोनों। यहां पे अगर मैं इसको प्लेन मान लूं तो नॉर्मल कहीं, ये इसका नॉर्मल बनेगा 90 डिग्री, और रे टकरा के इस तरफ चली जाएगी। मैं इसको थोड़ा सा शेडेड कर देता हूं। इसको मैं प्लेन मानूं तो नॉर्मल बनेगा यहाँ पे, और ये रे टकरा के रिफ्लेक्शन के नियम के हिसाब से उस तरफ निकल जाएगी। अब इन दोनों फिगर्स में क्या डिफरेंस है, ये स्मूथ सरफेस की है और ये रफ सरफेस की है। ज़रा एक बार देख के मुझे बताओ कि इसमें क्या डिफरेंस है। इसमें भी हमने जो रे थी इंसिडेंट रे, वो दोनों की दोनों रे पैरेलल निकाली थी, और इसमें भी इंसिडेंट रे पैरेलल ही पड़ी है। लेकिन फाइनली जो रिफ्लेक्टेड रे हैं ये तो गई पैरेलल स्मूथ में क्या गई, रिफ्लेक्टेड रे भी पैरेलल गई, लेकिन रफ सरफेस में रिफ्लेक्टेड रे एक कहीं और जा रही है और दूसरी कहीं और जा रही है। तो इसीलिए मैं इसको नाम देता हूं, इसीलिए इसको क्या नाम दे दिया जाता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसको नाम दिया जाता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, और उसको ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इरेगुलर है तो ये इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ये हो जाएगा इरेगुलर रिफ्लेक्शन। हिंदी में लिख लीजिए नियमित और अनियमित परावर्तन। एक बार इसको नोट कर लीजिए, चलो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। चलो बढ़ते हैं अब आगे। चलिए अब मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। चलिए क्वेश्चन तो क्या है, सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट समझिए। मान लीजिए मैंने दो प्लेन मिरर लगा दिए 90 डिग्री एंगल पे। मान लीजिए कि दो प्लेन मिरर मैंने किस पे लगा दिए, 90 डिग्री एंगल पे लगा दिए। अब इस मिरर पे मैंने एक इंसिडेंट रे डाल दी। अब जैसे कि आपको पता है रिफ्लेक्शन होगा और ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये टकराएगी, टकरा के उसी एंगल पे ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होगा, ये इस दूसरे मिरर से टकराएगी। रिफ्लेक्ट होके क्या होगा, ये इस दूसरे मिरर से टकराएगी। ये मेरी इंसिडेंट रे थी, ये मेरी रिफ्लेक्टेड रे थी। अब इससे टकराने के बाद फिर से क्या होगा, एक और रिफ्लेक्शन होगा, और इस रे को मैं नाम देता हूं एमर्जेंट रे। इस रे को मैं क्या नाम देता हूं, एमर्जेंट रे नाम देता हूं, यानी कि निर्गत किरण इसको नाम देते हैं। अब ये आपको नोट करना है, स्टार डाल के नोट कर लीजिए। अगर दो प्लेन मिरर के बीच में कितने का कोण बने, 90 डिग्री का कोण बने, दो प्लेन मिरर के बीच में कितने का डिग्री, इफ, या फिर आप थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए, इफ टू प्लेन मिरर्स आर राइट एंगल टू ईच अदर, then incident ray
एंड emergent ray are always parallel। तो ये हमेशा क्या होंगे, एक दूसरे के समानांतर होंगे। हिंदी में लिख लेना। और वाइस वर्सा भी ट्रू है। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि बताइए कि अगर कोई इंसिडेंट रे और एमर्जेंट रे, निर्गत किरण और आपतित किरण आपस में पैरेलल हैं, तो दो शीशे कितने डिग्री के कोण पे होंगे? तो उसका उल्टा भी बिल्कुल सही है, यानी कि कितने डिग्री के कोण पे होंगे? 90 डिग्री के कोण पे होंगे। तो इसको स्टार डाल के आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक कॉन्सेप्ट ये हो गया, एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं। मान लीजिए ये आपका प्लेन मिरर है, अगर मैं एक एमर्जेंट रे, आपको पता ही है, एक इंसिडेंट रे को इस पर 30 डिग्री के कोण पे डालूंगा, तो ये रिफ्लेक्ट होके कहाँ पे जाएगी? 30 डिग्री पे ही जाएगी। रिफ्लेक्ट होके कहाँ जाएगी? 30 डिग्री पे। अगर मैं इसको 60 डिग्री पे डालूंगा तो ये रिफ्लेक्ट होके कहाँ जाएगी? 60 डिग्री पे जाएगी। अगर मैं इसी को 90 डिग्री पर डाल दूं, कहने का मतलब मिरर के साथ 90 डिग्री पे मैं इस रे को डाल दूं, तो क्या होगा? यही मेरा नॉर्मल बनता है, यही मेरे क्या बनता है? नॉर्मल बनता है। और यही मेरा क्या बना? इसी पे मैंने इंसिडेंट रे को डाल दिया, तो क्या होगा? 0 डिग्री का ही रिफ्लेक्शन होगा, यानी कि जो रे इससे टकराएगी वो वापस के वापस इसी पाथ पे वापस चली जाएगी। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिए। इफ इंसिडेंट रे falls on mirror at right angle, then it will follow, then reflected ray will follow the same path। हिंदी में लिख लीजिए, यदि निर्गत किरण 90 डिग्री के कोण पर शीशे से टकराए तो जो उसका परावर्तन किरण है वो उसी रास्ते पे वापस जाएगी। और साथ में बना लीजिए इस डायग्राम को, साथ ही बना लीजिए इस डायग्राम को। ये लो, अब न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ते हैं। बहुत छोटे छोटे आसान से न्यूमेरिकल हैं, वो आपको करने हैं। ये आपका मिरर हो गया, वही सेम डायग्राम है। इंसिडेंट रे, ये आपका नॉर्मल, और ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे। ये एंगल बना आपका आई, ये एंगल बना आपका आर। और अब ये तो हुआ रिफ्लेक्शन, क्योंकि ये जो मिरर था ये हमने कैसा लिया था? कोई भी सरफेस लिया था। मान लीजिए कि अगर ये मिरर आपका ट्रांसपेरेंट होता, मिरर यानी कि फिर ये क्या होता? ग्लास होता। फिर इसको हम मिरर नहीं बोलेंगे, फिर इसको हम क्या कहेंगे? ग्लास, कांच। ठीक है, जो कि ट्रांसपेरेंट है। तो ये जो किरण आई, ये किरण एज इट इज क्या होती? एज इट इज इसको पार करके निकल जाती है। एज इट इज इसको क्या कर जाती है? पार करके निकल जाते हैं। तो अब ये जो एंगल इसका बना, यानी कि अगर ये आपका ट्रांसपेरेंट होता तो रे को क्या होना था? सीधे निकल जाते, लेकिन शीशा होने की वजह से टकरा के क्या हुई? वापस हो गई। तो ये जो जितने का इसने चेंज लिया,
ये जितने का इसमें डेविएट किया रिफ्लेक्शन से, इसको मैं क्या बोलता हूं, एंगल ऑफ डेविएशन। इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। और इसको डेल्टा सिंबल से डिफाइन करते हैं। इसको किससे डिफाइन करते हैं, डेल्टा सिंबल से इसको डिफाइन करते हैं। हिंदी में अगर आपको लिखना हो तो आप इसको लिख लीजिए विचलन कोण। हिंदी में इसको आप लिख सकते हैं विचलन कोण। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लिखिए, इफ एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड मिरर सरफेस is 35 degree, find the angle between incident ray and reflected ray. Find the angle between incident ray and reflected ray. हिंदी में बोल रहा हूं, यदि आपतित किरण व शीशे के बीच में, दर्पण के बीच में 35 डिग्री का कोण है, तो ज्ञात कीजिए आपतित किरण व परावर्तन किरण के बीच का कोण क्या होगा। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके आप इसमें देख सकते हैं और ज़रा बताओ क्या आंसर होगा इसका। चलिए, 35 डिग्री का कोण कहा है मैंने, किसके साथ, मैं इसको मिटा ही देता हूं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये आपकी इंसिडेंट रे और इंसिडेंट रे और शीशे के बीच में एंगल बना है, ना कि नॉर्मल के बीच में। जो क्वेश्चन में कहा क्या कहा है, शीशे और नॉर्मल के बीच में, सॉरी इंसिडेंट रे और शीशे के बीच में जो कोण है वो कितने डिग्री का है, 35 डिग्री का है। और आपको जो बताना है वो इस इंसिडेंट रे, आपतित किरण और परावर्तन कोण किरण के बीच में आपको क्या बताना है, एंगल बताना है, यानी कि ये एंगल आपको बताना है। ठीक है, अब ज़रा देखना, आपने सिद्धांत पढ़ा अभी रिफ्लेक्शन का, कि ये जो अभिलंब है ये शीशे के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है या नहीं बनाता, बनाता है। तो ये मेरा इंसिडेंट एंगल कितना होगा फिर, ये अगर ये मेरा 90 डिग्री है, 35 इसमें से ये हो गया, तो बाकी बचा कितना होगा, 55 डिग्री। बाकी बचा क्या होगा, 55 डिग्री होगा। अब एक क्वेश्चन, अभी थोड़ी देर पहले ही आपको एक लॉ बताया था रिफ्लेक्शन का, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, यानी कि एंगल जो आपका इंसिडेंट एंगल है और जो आपका रिफ्लेक्टेड एंगल है ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो 55 ये और 55 आपका हुआ वो। क्वेश्चन में आपसे पूछा है इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल कितना है, तो आप कर देंगे 55 ये और 55 ये, यानी कि कितना कितना हुआ, 110। ये हो गया 110 डिग्री हुआ। चलो एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। मान लीजिए इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल है वो अब 40 डिग्री है। तो मुझे फिर से बताइए कि रिफ्लेक्टेड रे और मिरर के बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा। रिफ्लेक्टेड रे और मिरर के बीच में बताइए कितने डिग्री का एंगल होगा, करें तो फटाफट कर देते हैं। सीख तो गए हो आप कॉन्सेप्ट। ये एंगल आपका 40 दिया, इंसिडेंट एंगल आपका 90 में से घटा देंगे, 90 में से घटाएंगे तो ये कितना आएगा, 50 आ जाएगा। तो अगर ये एंगल 50 आया तो इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल आपके दोनों के दोनों बराबर होते हैं, तो ये भी कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। अब अगर ये 50 आया तो ये कितना आएगा, 40 डिग्री आएगा या नहीं आएगा, 40 डिग्री। तो यहाँ से एक बात हमारी क्लियर हो गई
कि अगर उसने मुझे इंसिडेंट रे और मिरर के बीच का एंगल 40 दिया था और रिफ्लेक्टेड रे और मिरर के बीच का एंगल मुझसे पूछा, तो क्या मैं बोल सकता हूं ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे? ऑब्वियस सी बात है, नॉर्मल बेसिक मैथ है, कोई फिजिक्स वगैरह इसमें नहीं लग रही है, सिंपल कैलकुलेशन है, और कैलकुलेशन भी क्या कॉमन सेंस है। ठीक है, तो चलो अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। ये लीजिए, अब चलते हैं थोड़ा सा एंगल ऑफ डेविएशन की तरफ। अगर क्वेश्चन सुन लीजिए, अगर इंसिडेंट रे और मिरर के बीच में आपका 40 डिग्री का कोण है, तो मुझे बताइए एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, विचलन कोण क्या होगा, बताओ। नॉर्मल मैथ, ये आपका मिरर, ये इंसिडेंट रे, ये अभिलंब, ये रिफ्लेक्टेड रे, और ये आपका एंगल ऑफ डेविएशन, ये आपको बताना है। तो जरा देखना, अगर ये एंगल 40 है, ये एंगल 40 है, ये कितना होगा, 50 होगा। ये एंगल कितना होगा, 50 होगा। अगर ये एंगल 50 है तो क्या होगा, ये एंगल 50 हो गया, मतलब ये एंगल 50 है तो ये बराबर होगा 50। ये एक स्ट्रेट लाइन बनी, और स्ट्रेट लाइन पे क्या होता है, 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन क्या होती है, 180 डिग्री। यानी कि क्या मैं बोल सकता हूं I प्लस एंगल R प्लस एंगल डेल्टा हमेशा क्या बनेगा, 180 बनेगा। यानी कि बार बार डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। आपने कहा, चेक किया कि ये 40 है तो I कितना होगा, 50 होगा, R इसके बराबर होगा, 50 होगा, तो एंगल डेल्टा क्या आ जाएगा, यहां से 180 में से घटा देंगे 100 को, क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा। तो ये आ गया आपका एंगल ऑफ डेविएशन। ये क्या आ जाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, एक और क्वेश्चन कीजिए। चलो, क्वेश्चन करने से पहले अब बार बार मैं इसको ये नहीं लिखूंगा कि इंसिडेंट रे और आपके मिरर के बीच में जो एंगल है, इसको भी हम नाम देते हैं क्या, ग्लांसिंग एंगल। इससे ज़्यादातर इसको यूज़ किया नहीं जाता है। यानी कि अगर ये कोई इंसिडेंट रे है, ये कोई इंसिडेंट रे है और ये आपका मिरर है, इसके बीच में अगर जो एंगल बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लांसिंग एंगल। उसको क्या बोलते हैं, ग्लांसिंग एंगल बोलते हैं। हिंदी वाले भी इसी को देख लीजिए, इसको क्या बोलते हैं, ग्लांसिंग एंगल। वैसे छूता हुआ एंगल होता है, ग्लांसिंग एंगल इसको बोलते हैं। तो अब सिंपल सा क्वेश्चन मेरा, अगर G आपका 50 है तो डेल्टा बताओ क्या होगा। आप कहेंगे जी अगर G 50 है तो इंसिडेंट एंगल कितना हो जाएगा, 90 में से 50 घटा दीजिए, यानी कि 40। ये आ गया 40, R भी मेरा 40, और एंगल डेल्टा मुझे बता देना। तो ये 40 40 80, जब 180 में से इसको घटा देंगे ये आ जाएगा जी 100। यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन कितना आ गया, 100। ऐसे छोटे छोटे से क्वेश्चन इसमें यहाँ से बनते हैं। तो अगर ये समझ आए तो फिर बढ़ते हैं आगे, बढ़े आगे, चलिए। अब दो क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखे हुए हैं, दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं, और इन क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देख के बताओ, क्या मैं यहाँ से भी कोई चीज़ निकाल के आपको दे सकता हूँ कि जिस पे आप स्टार डाल के लिख सकें नोट के फॉर्म में। तो ज़रा ध्यान से देखना, यहाँ पे जो मेरा एंगल ऑफ ग्लांसिंग एंगल था, ये जो ग्लांसिंग एंगल था ये कितना था, 40 डिग्री था, और मेरा जो एंगल ऑफ डेविएशन आया वो कितना आया, 80 आया। यहाँ पे मेरा ग्लांसिंग एंगल कितना था, 50 था, और एंगल ऑफ डेविएशन कितना आया, 100 आया। तो क्या मैं बोल दूं सीधे के सीधे ये जो मेरा एंगल ऑफ डेविएशन है ये मेरा ग्लांसिंग एंगल का डबल होता है? क्या मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये मेरा ग्लांसिंग एंगल का डबल होता है? तो अब इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए, इस चीज़ को नोट कर लीजिए। ये सारा कॉन्सेप्ट सिर्फ ये चीज़ समझाने के लिए आपको करवाया गया। कोई भी न्यूमेरिकल आए तो आप इससे बड़े आसानी से सॉल्व कर लेंगे अगर आए तो, अदरवाइज कॉन्सेप्ट आपको पता ही है, फॉर्मूला अगर भूल जाएं तो कॉन्सेप्ट से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, बढ़े आगे।
चलिए, क्वेश्चन बोलना। what should be the angle between two mirror if incident ray is parallel to one mirror and emergent ray parallel to other mirror? दो दर्पण के बीच का कोण कितना हो कि आपतित किरण एक दर्पण के समानांतर तो निर्गत किरण दूसरे दर्पण के समानांतर हो। तो ये क्वेश्चन की मैंने बोल दिया, आप इसको वीडियो को पीछे करके दोबारा से नोट कर लेना। मैं आपको समझा देता हूँ मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, इस क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहे हैं कि कोई भी दो मिरर हैं, उनके बीच में कितने डिग्री का कोण होना चाहिए कि अगर मैं इंसिडेंट रे एक मिरर के पैरेलल रखूं, किसी भी एक मिरर के, मान लीजिए ये मेरी इंसिडेंट रे है और ये मैंने इसके पैरेलल इसमें डाल दी, फिर ये क्या होगा, टकराएगी। टकराने के बाद एक एमर्जेंट रे निकलेगी, निर्गत किरण निकलेगी। वो जो निर्गत किरण है वो दूसरे मिरर के पैरेलल जाए। तो ये आपसे पूछा गया कि ये एंगल कितना होगा। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, सीधे के सीधे आंसर आपको क्या कर देना है, 60 डिग्री। ये एक फैक्ट है जो कि आपको याद रख लेना है कि अगर दो मिरर के बीच में 60 डिग्री का कोण हो और एक इंसिडेंट रे दूसरे मिरर के पैरेलल आ रही हो, तो जो एमर्जेंट रे होगी, निर्गत किरण होगी, वो भी क्या होगी, वो दूसरे मिरर के पैरेलल जाएगी। ठीक है, इसको याद कर लेना। इसका प्रूफ मैं अभी नहीं करा रहा हूं क्योंकि कोई जरूरत उस प्रूफ की नहीं है। ठीक है, अगर आप कहेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रूफ करवा दूंगा, अदरवाइज इसकी कोई नीड है नहीं है। अदरवाइज सिंपल ज्योमेट्री है, थीटा थीटा करके आप कर सकते हैं। ठीक है, बेसिक ज्योमेट्री है। चलिए अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। मान लीजिए ये एक प्लेन मिरर है, मान लीजिए ये क्या है, एक प्लेन मिरर है। इस प्लेन मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट खड़ा है। इस प्लेन मिरर के सामने क्या खड़ा है, एक ऑब्जेक्ट। तो इसकी क्या प्रॉपर्टी है इस प्लेन मिरर की, कोई बताएगा इस प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी क्या होती है? ज़रा सोचो, आपके घर में जो मिरर है उसकी क्या प्रॉपर्टी है। तो थोड़ा सा समझा देता हूँ मैं कि जैसे कि मान लीजिए ये जो मिरर है और ये जो ऑब्जेक्ट खड़ा है, यानी कि मान लीजिए कि ये आप खड़े हैं, इसके बीच में 20 मीटर की दूरी है। इसके बीच में क्या है, 20 मीटर की दूरी। तो जो आपकी इमेज बनेगी वो भी कहाँ बनेगी, बिल्कुल 20 मीटर की, मिरर से 20 मीटर की दूरी पर ही बनेगी। ठीक है, कितने पे बनेगी, 20 मीटर की दूरी पे। अब एग्जाम में क्वेश्चन आया, एग्जाम में क्वेश्चन क्या आया कि एक प्लेन मिरर है, उसके सामने एक ऑब्जेक्ट है जो कि खड़ा है मिरर से 40 मीटर दूर। कितना खड़ा है, मिरर से 40 मीटर दूर खड़ा है। तो ऑब्जेक्ट, वस्तु और प्रतिबिंब, इमेज के बीच में दूरी बताओ। ठीक है, तो कितनी हो गई, आपको यहां से पता चला 20 और 20 ये 40, लेकिन हमने क्या किया था, 40 दी थी। ये भी 40 मीटर दूर, तो हमारा ऑब्जेक्ट है 40 मीटर दूर क्या बनेगी, इमेज बनेगी, और ये हो गया 80। आंसर क्या आ जाएगा, 80 मीटर। बिल्कुल बेसिक है, कोई सारी की सारी कॉमन सेंस है फिजिक्स। ठीक है, सारी की सारी फिजिक्स कॉमन सेंस पे हो जाती है। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन ये कि ये इमेज जो बनी है, ये इमेज बनी कैसी। अब अगर मैं सीधी बात करूं कि आप मिरर के सामने खड़े हुए, मिरर के सामने खड़े होने के बाद आपने अपने आप को सीधा पाया, या सिर ऊपर और पैर नीचे ही पाए, या फिर उसमें इमेज चेंज हो गई कि आपको पैर ऊपर दिखाई देने लग गए। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, आपको सिर ऊपर का ऊपर ही दिखाई दे रहा है। तो इस इमेज को, ऐसी इमेज को मैं क्या बोलता हूं, ऐसी इमेज को मैं बोलता हूं इरेक्ट इमेज। क्या बोलते हैं, इरेक्ट इमेज, सीधी इमेज इसको बोलते हैं, सीधा। ठीक है, अब ये जो इमेज है, क्या ये इमेज मेरे को बाहर मिली, यानी कि अगर मान लीजिए मैं कोई कैमरे से फोटो खींचता हूँ और उसका प्रिंट निकलवा लेता हूँ, तो मेरे को एक पेपर में मिल गई वो इमेज, तो वो इमेज कैसी हो गई, वो मेरी वास्तविक रियल इमेज हो गई। लेकिन क्या ये मेरे को कहीं बाहर मिल रही है इमेज, ये शीशे के अंदर बन रही है। ठीक है, शीशे के अंदर बन रही है।
इस टाइप की इमेज को हम क्या बोलते हैं? वर्चुअल बोलते हैं, यानी कि आभासी बोलते हैं। तो प्लेन मिरर जो है वो आपकी कैसी इमेज बनाते हैं? वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनाते हैं, सीधी और आभासी प्रतिबिंब वो बनाता है। ठीक है, अब एक और, अगर ऑप्शन में ये ना मिले तो फिर क्या मिलेगा? ऑप्शन में कुछ और भी तो मिल सकता है। तब जरा ध्यान से देखना, आपको पता है कि अगर आप शीशे के सामने खड़े हों और मान लीजिए मैं इधर लेफ्ट एल लिख दूं, चलिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को इस तरीके से समझिए। मान लीजिए मैंने मिरर के सामने एक पी आकार रख दिया, एक पी आकार रख दिया, तो मुझे वो शीशे में कैसा दिखाई देगा? उल्टा पी दिखाई देगा। दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा? तो अब इसमें हुआ क्या, जो मेरे राइट में थी वो अब कहाँ पे आ गई? लेफ्ट में आ गई, यानी कि चीजें उल्टी हो गई, आपस में क्या हुआ? बदल गई। तो इसको मैं क्या बोल देता हूं? इसको हम बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड इमेज। इस टाइप की इमेज को हम क्या बोलते हैं? लेटरली या फिर पार्शियली भी आप इसको बोल सकते हैं। पार्शियली इन्वर्टेड इमेज आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, और हिंदी में इसको बोलते हैं पार्श्व रूप से उल्टा। हिंदी में इसको बोलते हैं पार्श्व रूप से उल्टी, उल्टा प्रतिबिंब, पार्श्व रूप से उल्टा प्रतिबिंब। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा। चलिए, ये एक प्लेन मिरर है। इस प्लेन मिरर के सामने मैंने, आप खड़े हैं, मान लीजिए कि आप खड़े हैं और आपकी हाइट है कुछ भी 6 फीट मान लीजिए। आपकी हाइट कितनी है? 6 फीट इसमें हाइट है। अब कोई भी चीज़ आपको दिखाई देती है, क्यों दिखाई देती है? मान लीजिए मार्कर है, ये मार्कर आपको क्यों दिखाई दे रहा है? इसके ऊपर लाइट टकराई और ये लाइट टकरा के आपकी आंखों तक पहुंची, इसीलिए तो ये चीज़ आपको दिखाई दे रही है। ये एसी का रिमोट है, इसके ऊपर लाइट पड़ी और ये लाइट टकरा के आपकी आंखों तक पहुंची, इसीलिए तो ये आपको दिखाई दे रहा है। तो कोई भी चीज़ आपको दिखाई देती है वो किसकी वजह से दिखाई देती है? क्योंकि किसी भी सरफेस पे लाइट रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों तक पहुंचती है। ठीक है, लाइट रिफ्लेक्ट होकर कहाँ तक पहुंचती है? आंखों तक। तो मान लीजिए आपकी ये इमेज बन गई, वही करेंगे। अब यहाँ से टकरा के आंखों तक और यहाँ से टकरा के आंखों तक, क्या हुआ? एक इमेज बन गई। तो अब ज़रा ध्यान से देखिए, मान लीजिए मेरा मिरर है, ये पूरा बड़ा मिरर है। जो मेरी इमेज है वो तो मुझे सिर्फ इतना बड़ा मिरर भी दिखा सकता है, क्योंकि बाकी मिरर की तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे सिर्फ अपने आप को पूरा देखना है तो मुझे तो सिर्फ इतने बड़े मिरर की ज़रूरत पड़ेगी। बाकी मिरर क्या था? वो आसमान दिखाएगा और ये नीचे वाला हिस्सा ज़मीन दिखाएगा। तो क्या है कि अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को पूरा देखना है और तो उसकी मिरर की मिनिमम लंबाई कितनी होगी, इस टाइप का क्वेश्चन बन जाता है। तो वो हमेशा क्या होगी? जो भी ऑब्जेक्ट आपको देखना है उसकी आधी। यानी कि मान लो अगर मुझे एक 6 फीट के आदमी को अपनी तस्वीर उसमें देखनी है, तो उस मिरर को कम से कम, बिल्कुल मिनिमम कितने फीट का होना पड़ेगा? 3 फीट का उसको होना पड़ेगा। इस चीज को आप नोट कर लीजिए, लिखिए। टू सी फुल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, length of mirror should be half of
द ऑब्जेक्ट, शुड बी हाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट। हिंदी में लिख लीजिए, किसी भी वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई, समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई वस्तु की लंबाई का आधा होना अनिवार्य है, आधा होना जरूरी है। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन, फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ जाते हैं। चलिए, एक ये क्वेश्चन आपका बनता है प्लेन मिरर से। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। प्लेन मिरर आज खत्म कर देंगे इस वीडियो में, कोशिश करेंगे कि हो जाए। चलिए, मान लीजिए ये एक प्लेन मिरर है, एक क्वेश्चन लिखिए सबसे पहले। चलो क्वेश्चन बाद में, पहले इसी को कर लेते हैं। एक प्लेन मिरर है और इसके सामने एक आदमी है जो भागा हुआ जा रहा है। इसकी तरफ जो आदमी भागा हुआ जा रहा है, कितने की रफ्तार से? मान लीजिए 4 की रफ्तार से, 4 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से भागा जा रहा है। ठीक है, अब आपको एक चीज पता है, अगर आपकी इमेज ये अगर मान लीजिए 20 मीटर दूर है तो इसकी इमेज भी कहाँ बनती है? 20 मीटर दूर बनती है या नहीं? बनेगी। अब तो अगर ये आदमी मिरर की तरफ 4 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है तो उसकी इमेज भी मिरर की तरफ कितने की रफ्तार से आ रही होगी? 4 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ये भी इसकी तरफ आ रही होगी या नहीं? बिल्कुल। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि इस आदमी को अपनी इमेज आते हुए कितने की रफ्तार से लगेगी? इस आदमी को अपनी मिरर इसकी तरफ आते हुए कितने की रफ्तार से लगेगी? और इसी को हम क्या बोलते हैं? स्पीड ऑफ अप्रोच बोलते हैं। तो आपको मुझे बताना है कि स्पीड ऑफ अप्रोच क्या होगी। इस क्वेश्चन में स्पीड ऑफ अप्रोच क्या होगी? चलिए अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप किसी ट्रेन में बैठे हैं और जो ट्रेन है वो आप एक ट्रेन में बैठे हैं और एक दूसरी ट्रेन है, वो दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। मान लीजिए इसकी भी 10 किलोमीटर की रफ्तार है, इसकी भी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। अब जब ये आपके सामने से निकलेगी तो क्या होगा? आपको लगेगी अब काफ़ी तेजी से निकल गई। क्या लगेगा? काफ़ी तेजी से। तो ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि आप भी चल रहे हैं और ये दूसरी ट्रेन भी चल रही है, इसलिए क्या लगेगा कि ये काफ़ी तेजी से निकल के गई। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ये 10 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है और ये 20 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है। तो जब आप इसको पार करेंगे तो आपको क्या लगेगा? काफ़ी स्लो पार हुई है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट बोलते हैं। यानी कि अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रही हूं तो स्पीड क्या हो जाती है? ऐड। आपको लगता है कि बहुत तेजी से निकल गई, लेकिन अगर सेम डायरेक्शन में चल रही हूं तो आपको लगता है कि स्पीड क्या है? कम है। तो उस केस में स्पीड माइनस हो जाती है, और जब अपोजिट डायरेक्शन हो तो स्पीड क्या हो जाती है? ऐड। अब जरा देखना, 4 मीटर पर सेकंड से ये मिरर की तरफ भाग रहा है और 4 मीटर पर सेकंड से मिरर की तरफ से इसकी इमेज भी भाग रही है। तो इस आदमी को अपनी इमेज कितने की स्पीड से दिखेगी आते हुए? रिलेटिव स्पीड। बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने आ रही हैं तो स्पीड क्या हो जाएगी? ज्यादा लगेगी। ज्यादा लगेगी इसका मतलब क्या होगी? 8 मीटर पर सेकंड से इसको ये इमेज आते हुए लगेगी। समझ आई ये बात? अब इस बात को लिख लीजिए। इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स टुवर्ड्स अ प्लेन मिरर, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स टुवर्ड्स अ प्लेन मिरर with a speed v, then relative speed of image with respect to object is double of the speed of object। यानी कि स्पीड ऑफ अप्रोच क्या हो जाएगी? दुगनी हो जाएगी। स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट अप्रोच क्या हो जाएगी? दुगनी हो जाएगी। ठीक है, अगर हिंदी में लिखना है तो हिंदी में लिख लीजिए। यदि कोई वस्तु
समतल दर्पण की ओर v गति से दौड़ रही है, v गति से दौड़ रही है, तो वह प्रतिबिंब वस्तु की ओर 2 गुनी सापेक्ष गति से दौड़ता हुआ पाया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको नोट कर सकते हैं। आशा करता हूं ये आपको समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अब मेरा क्वेश्चन सुनना, क्वेश्चन को आप सुनते रहना और फिर बताता हूं करने का तरीका क्या है। अभी तो इसमें सिर्फ ऑब्जेक्ट भाग रहा था, अब हम क्या करेंगे, मिरर को भी भगा देंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, मिरर भी आपका मूविंग होगा। मान लीजिए ये आपका प्लेन मिरर, ये आपका इस दिशा में 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से दौड़ रहा है, 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से दौड़ रहा है, और एक ऑब्जेक्ट है जो इसी तरफ 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से दौड़ रहा है, इसी तरफ 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से दौड़ रहा है। तो अब आपको बताना है कि इसकी जो इमेज है उसकी स्पीड क्या होगी, ये आपको बताना है। तो इसके डिटेल में हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर डिटेल में जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सीधे फॉर्मूले पे चलते हैं। एक बार आप खुद कोशिश करो, अदरवाइज फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को करते हैं। ये स्पीड किसकी है, ऑब्जेक्ट की है। मैं इसको नाम देता हूं स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की गति। ये मिरर है, मैं इसको नाम देता हूं स्पीड ऑफ मिरर, और ये इमेज है, मैं इसको नाम देता हूं स्पीड ऑफ इमेज। ठीक है, तो सीधे से फॉर्मूला लिख लीजिए। स्पीड ऑफ इमेज आपकी आएगी हमेशा ट्वाइस स्पीड ऑफ मिरर माइनस स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, माइनस स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। अब जरा इस क्वेश्चन को एक बार करके देखिए। बताइए। चलिए अब जरा देखो, स्केलर वेक्टर तो अभी हमने नहीं किया, तो फिर भी एक थोड़ा सा इसमें आपको पॉजिटिव नेगेटिव का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो एक्स एक्सिस आपने पढ़ी है, ठीक है, एक्स एक्सिस क्या पढ़ी है, इस तरफ पॉजिटिव वैल्यू होती है 1 2 3, और इस तरफ आपकी नेगेटिव वैल्यू होती है, इस तरफ क्या होती है, नेगेटिव वैल्यू होती है। अगर आपकी स्पीड एक्स एक्सिस की तरफ बढ़ रही हो तो हम उसको हमेशा क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, और अगर वो वैल्यू आपकी नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है तो उसको हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। जैसे कि ये 5 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव की तरफ है या नेगेटिव की तरफ है, पॉजिटिव की तरफ, तो इसको मैं +5 लूंगा। ये 2 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव की तरफ है या नेगेटिव की तरफ है, पॉजिटिव की तरफ, इसको भी 2 लेंगे, और अब सारी की सारी वैल्यू आपको पुट कर देनी है। 2 स्पीड ऑफ मिरर -5, और आंसर क्या आया, 1 मीटर पर सेकेंड। माइनस क्या शो कर रहा है कि ये नेगेटिव की तरफ आ रही है, यानी कि जो आपकी इमेज है वो आपको आते हुए कितने की इमेज से लगेगी, 1 मीटर पर सेकेंड की चाल से लगेगी। ठीक है, एक और न्यूमेरिकल, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट ऑपोजिट दिशा में अब 6 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से चल रहे हैं। अब बताओ रिलेटिव स्पीड क्या होगी इमेज की, इमेज की रिलेटिव स्पीड क्या होगी। तो वही चीज अब जरा देखिए, ये नेगेटिव की तरफ बढ़ रहा है, पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहा है, नेगेटिव की तरफ। इस बार इसको हम लेंगे नेगेटिव, मिरर पॉजिटिव की तरफ ही बढ़ रहा है तो पॉजिटिव लेंगे, और वैल्यू पुट कर देते हैं 2 इंटू स्पीड ऑफ मिरर 2 माइनस फॉर्मूले में था, और स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इस बार क्या होगी, माइनस की 6 होगी, और ये आ जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस और 10 मीटर पर सेकेंड, ये आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। यानी कि अब ये जो इमेज है ये इस तरफ जाती हुई नहीं,
पॉजिटिव की तरफ जाती हुई दिखाई देगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट इस तरफ आ रहा है। समझे इस बात को? चलिए, तो आज क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। आशा करता हूं कि आपको सब कुछ समझ आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो डाउट आप ले सकते हैं। आज के लिए बाय, थैंक यू।